हेलो एवरीवन। वेलकम टू द iTech वर्ल्ड। एंड आज हम आप सभी के लिए लाए हैं यूनिट 5 का वन शॉट ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसका सब्जेक्ट कोड है BCS 401 और यूनिट 5 का नेम है IO मैनेजमेंट एंड फाइल सिस्टम्स। तो ये इसका सिलेबस ये रहा। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, IO मैनेजमेंट एंड डिस्क शेड्यूलिंग और फाइल सिस्टम। तो IO मैनेजमेंट एंड डिस्क शेड्यूलिंग में हम लोग पढ़ेंगे IO डिवाइसेस एंड IO सब सिस्टम्स, IO बफरिंग, डिस्क स्टोरेज एंड डिस्क शेड्यूलिंग और रेड। और फाइल सिस्टम में फाइल कॉन्सेप्ट और फाइल से रिलेटेड जितनी भी जानकारी हम लोग इसमें पूरे कवर करेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद जो हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं वो इसके कंटेंट है, ठीक है। और फिर चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला कि IO मैनेजमेंट आखिर होता क्या है, ठीक है। तो बात करेंगे IO मैनेजमेंट आखिर है क्या। सो IO मैनेजमेंट एक ऐसा सिस्टम है जो कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस को हैंडल करता है। इसमें हार्डवेयर डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर्स एक्सेट्रा के साथ कम्युनिकेशन मैनेज किया जाता है। IO मैनेजमेंट के कुछ की पॉइंट्स हैं जैसे डिवाइस ड्राइवर, बफरिंग, स्पूलिंग, ठीक है। एक एक करके समझते हैं। डिवाइस ड्राइवर्स ये सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर डिवाइसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता है। डिवाइस ड्राइवर्स हार्डवेयर डिवाइसेस के स्पेसिफिक कमांड्स और ऑपरेशन को समझकर उनको एग्जीक्यूट करता है। बफरिंग क्या होता है? इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन के लिए टेम्पररी स्टोरेज यूज़ की जाती है जिसे बफर कहते हैं। ये सब हम ओवरव्यू ले रहे हैं, आगे चल के इसको और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। बफर कहते हैं, बफर की मदद से डेटा को टेम्परली स्टोर करके प्रोसेसेस किया जाता है ताकि सीपीयू को कंटिन्यूसली डेटा ट्रांसफ़र ना वेट करना पड़े। स्पूलिंग क्या होता है? यह एक टेक्निक्स है जिसमें इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को क्यू में स्टोर किया जाता है और सिक्वेंशली प्रोसेस किया जाता है। स्पूलिंग से मल्टीपल टास्क को एफिशिएंटली मैनेज किया जाता है। अब इंटरप्ट क्या होता है? जब एक आईओ डिवाइस को अटेंशन चाहिए तो वो एक इंटरप्ट सिग्नल भेजता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्ट को डिटेक्ट करके अप्रोप्रिएट एक्शन लेता है। यह मेथड सीपीयू को फ्री रखता है जिससे वो अदर टास्क को परफॉर्म कर सके। अब डीएमए क्या होता है? ये टेक्निक्स अलाउ करती है कि आईओ डिवाइस डायरेक्टली मेमोरी से डेटा रीड राइट कर सके बिना सीपीयू के इंटरवेंशन के। इसे डेटा ट्रांसफ़र फास्ट होने और सीपीयू की लोड कम होती है। तो आईओ मैनेजमेंट सिस्टम के एफिशिएंट ऑपरेशन से ओवरऑल कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस और रिस्पॉन्स टाइम इम्प्रूव होती है। अब हम बात करेंगे आईओ डिवाइसेस एंड सब सिस्टम, इस चैप्टर का पहला टॉपिक, ठीक है। तो आखिर आईओ डिवाइसेस और आईओ सब सिस्टम्स होता क्या है? आईओ डिवाइसेस वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं जो कंप्यूटर को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करने में मदद करते हैं। ये डिवाइसेस अलग अलग फंक्शंस और मोड्स ऑफ ऑपरेशन के बेसिस पर कैटेगराइज किए जा सकते हैं, जैसे इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस से हम लोग बचपन से ही क्लास सेकेंड या थर्ड से ही वाकिफ़ हैं कि कीबोर्ड क्या होता है? यूज़र को टेक्स्ट और कमांड्स इनपुट करने के लिए यूज़ होता है। माउस क्या होता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी GUI के साथ इंटरेक्ट करने के लिए पॉइंटिंग डिवाइस, इसमें कर्सर की वगैरह होता है। स्कैनर फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। माइक्रोफोन ऑडियो इनपुट कैप्चर करता है। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? जैसे मॉनिटर कंप्यूटर का विजुअल आउटपुट डिस्प्ले करता है, ठीक है। विजुअल आउटपुट डिस्प्ले यानी VOD, ठीक है। और फिर बात करेंगे प्रिंटर डिजिटल डॉक्यूमेंट्स की फिजिकल कॉपीज प्रिंट करता है। स्पीकर क्या करता है? कंप्यूटर से ऑडियो आउटपुट करता है। और प्रोजेक्टर विजुअल आउटपुट को एक लार्जर स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करता है। अब बात करते हैं स्टोरेज डिवाइसेस जैसे HDD, SSD और CD DVD। HDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव। मैग्नेटिक स्टोरेज जो लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज के लिए यूज़ होता है उसको हम हार्ड डिस्क ड्राइव कहते हैं। और सॉलिड स्टेट ड्राइव क्या होता है? फ्लैश बेस्ड स्टोरेज जो HDD से फास्टर एक्सेस टाइम प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं USB क्या होता है? पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस जो USB के थ्रू कनेक्ट होता है, ठीक है, उसको USB कहते हैं, यानी फ्लैश ड्राइव। और ऑप्टिकल डिस्क जैसे हमारा CD DVD हो गया। तो लेज़र टेक्नोलॉजी से स्टोरेज मीडियम। अब बात करते हैं नेटवर्क डिवाइसेस की। नेटवर्क डिवाइसेस में पहला आता है हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC। कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करता है। और राउटर क्या करता है? डायरेक्ट डेटा पैकेट्स को नेटवर्क के बीच डायरेक्ट करता है। और मॉडेम डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है फ़ोन लाइंस के लिए ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं आईओ सब सिस्टम। आईओ सब सिस्टम देखिए, आईओ कंट्रोलर बात करते हैं। फंक्शन आईओ कंट्रोलर का काम क्या होता है? CPU और आईओ डिवाइसेस के बीच डेटा ट्रांसफ़र को मैनेज करता है। इसके टाइप्स होते हैं DMA और इंटरप्ट कंट्रोलर।
डीएमए क्या होता है? डिवाइसेस को मेमोरी डायरेक्टली एक्सेस करने देता है बिना सीपीयू इंटरवेंशन के। और इंटरप्ट कंट्रोलर क्या करता है? आईओ डिवाइसेस से इंटरप्ट को मैनेज करता है ताकि सीपीयू सही से हैंडल कर सके। अब हम बात करें कुछ डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है? तो फंक्शन ये है कि सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करना इनेबल करता है, उसको डिवाइस ड्राइवर्स बोलते हैं हम। इसके टाइप्स होते हैं दो, कर्नल मॉडल ड्राइवर्स और यूज़र मॉडल ड्राइवर्स। ठीक है। कर्नल मोड ड्राइवर्स क्या होता है? हाई प्रिविलेजेस के साथ ऑपरेट करते हैं, डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करते हैं। अब यूज़र मोड ड्राइवर्स क्या करते हैं? रिस्ट्रिक्टेड प्रिविलेजेस के साथ ऑपरेट करते हैं, ओएस और हार्डवेयर के बीच एक लेयर प्रोवाइड करता है। अब कुछ आईओ पोर्ट्स हैं। आईओ पोर्ट्स से आखिर काम क्या होता है? इंटरफेसेस जिनके थ्रू आईओ डिवाइसेस सीपीयू से कम्युनिकेट करते हैं। इसके जैसे टाइप्स हैं पैरेलल पोर्ट्स और सीरियल पोर्ट्स। पैरेलल पोर्ट्स क्या होते हैं? मल्टीपल बिट्स को साइमल्टेनियसली ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे कि प्रिंटर पोर्ट्स। ठीक है। और सीरियल पोर्ट्स क्या? डेटा को एक बिट एक बार में ट्रांसफ़र करते हैं। एग्जांपल में RS-232 पोर्ट्स, एक पोर्ट्स होता होगा कोई जो कि डेटा को एक बिट एक बार में ट्रांसफ़र करता है। अब बात करते हैं बस इंटरफेसेस की। आखिर बस इंटरफेसेस का काम क्या है? डेटा ट्रांसफ़र के लिए सीपीयू, मेमोरी और आईओ डिवाइसेस के बीच कम्युनिकेशन पाथवे प्रोवाइड करता है। इसको हम लोग कोवा में पढ़े हैं, जो कि थर्ड सेमेस्टर में था, डिटेल में पढ़े हैं उसको। ठीक है। तो डेटा ट्रांसफ़र के लिए सीपीयू, मेमोरी और आईओ डिवाइसेस के बीच कम्युनिकेशन पाथवे प्रोवाइड करता है। और टाइप्स की बात करें तो पहला हमारा होता है सिस्टम बस। सीपीयू को मेमोरी और आईओ डिवाइसेस से कनेक्ट करता है। और एक्सपेंशन बस क्या होता है? एडिशनल की बात करें तो आईओ डिवाइसेस को सिस्टम से कनेक्ट करने अलाउ करता है, जैसे पीसीआई और पीसीआई। हम लोग यहाँ पर एक आर्किटेक्चर देख रहे हैं। ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर का डायग्राम है ये। चलो इसको थोड़ा समझते हैं। तो ये डायग्राम कंप्यूटर सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स और उनके रिलेशनशिप को दिखाता है। यहाँ की कंपोनेंट्स और उनके इंटर कनेक्शंस हैं। जैसे बात करते हैं सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर का ब्रेन है जो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। कैश भी आप देख रहे हैं। ये हाई स्पीड मेमोरी है जो फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। इससे सीपीयू की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। अब हम बात करते हैं मेन मेमोरी क्या कर रहा है? ये प्राइमरी स्टोरेज एरिया है जहाँ सीपीयू एक्टिवली डेटा और प्रोग्राम्स को यूज़ करता है। अब बात करते हैं आईओ कंट्रोलर जो दिए गए हैं यहाँ पर, इसको समझते हैं क्या है। ये इंटरफेस है सीपीयू और पेरिफेरल डिवाइसेस, जैसे डिस्क हो गया, ग्राफिक आउटपुट्स हो गया और नेटवर्क एडाप्टर्स के बीच। अब बात करते हैं बसेस की। यहाँ जो बसेस लगे हुए हैं, आईओ बस, सीपीयू मेमोरी बस एडाप्टर। ठीक है। ये कम्युनिकेट चैनल्स हैं जो वेरियस कंपोनेंट्स को कनेक्ट करते हैं और डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। अब ये आईओ बस क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ये आईओ कंट्रोलर को सीपीयू और मेन मेमोरी से कनेक्ट कर रहा है। सीपीयू मेमोरी बस क्या कर रहा है? ये जो लगा हुआ है, ये सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र के लिए कनेक्ट करता है। बस एडाप्टर का रोल क्या है? ये सीपीयू मेमोरी बस और आईओ बस के बीच कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता है। अब यहाँ पर जो डिस्क लगे हुए हैं ये क्या कर रहे हैं? ठीक है। ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं जो डेटा को परसिस्टेंटली स्टोर करता है। ग्राफिक्स आउटपुट देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या करता है? ये विजुअल इन्फॉर्मेशन को स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। अब नेटवर्क की बात करते हैं तो ये कंप्यूटर के दूसरे डिवाइसेस और नेटवर्क से कनेक्ट करता है ताकि कम्युनिकेशन हो सके। तो ये डायग्राम जो है एक सिंप्लीफाइड व्यू प्रोवाइड करता है कंप्यूटर सिस्टम का, जिसमें मेन कंपोनेंट्स और उनके कनेक्शन को हाईलाइट किया गया है। अब हम आ गए दूसरे टॉपिक में आते हैं, आईओ बफरिंग। आईओ बफरिंग क्या होता है? आईओ बफरिंग एक टेक्निक्स है। ठीक है। एक टेक्निक है जो डेटा ट्रांसफ़र को मैनेज करने के लिए यूज़ होती है बिटवीन आईओ डिवाइसेस और सिस्टम मेमोरी या सीपीयू के बीच। इससे आईओ ऑपरेशन की एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। यहाँ आईओ बफरिंग के कॉन्सेप्ट्स, टाइप्स और एडवांटेज कवर किए गए हैं। जैसे कि पहला कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। आखिर आईओ बफरिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? तो आईओ बफरिंग मीन टेम्पररी स्टोरेज एरियाज, जिसे बफर कहते हैं, यूज़ किए जाते हैं ताकि डेटा को होल्ड किया जा सके जब वो आईओ डिवाइस और मेन मेमोरी के बीच ट्रांसफ़र हो रहा होता है। यह डिफरेंसेस इन स्पीड को स्मूथ आउट करता है बिटवीन आईओ डिवाइस और सीपीयू या मेमोरी। ठीक है। अब इसका पर्पस क्या है? बफरिंग का मेन पर्पस है डेटा लॉस को प्रिवेंट करना, डेटा फ्लो को मैनेज करना और एसिंक्रोनाइज डेटा ट्रांसफ़र को अलाउ करना बिटवीन आईओ डिवाइसेस और सिस्टम के बीच।
बफर इंटरमीडिएट्स की तरह एक्ट करते हैं, जिससे स्लो आईओ डिवाइसेस का इम्पैक्ट ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस पर कम होता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ आईओ बफरिंग। कितने टाइप्स होते हैं? सिंगल होते हैं। अब सिंगल समझते हैं पहले। वैसे टाइप्स तो होते हैं, आगे भी डिस्कस करेंगे, एक एक करके हुए समझते हुए चलते हैं। अब सिंगल बफरिंग क्या होता है? एक सिंगल बफर डेटा को टेम्परली होल्ड करता है ड्यूरिंग आईओ ऑपरेशन। ठीक है, अब इसके ऑपरेशन की बात करते हैं। तो डेटा बफर से रीड या राइट होता है, और जब बफर फुल या एम्प्टी हो जाता है तब डेटा आईओ डिवाइसेस से ट्रांसफ़र होता है। इसके एडवांटेज: सिंपल इम्प्लीमेंटेशन और बेसिक बफरिंग नीड्स के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, और डिसएडवांटेज की बात करें तो अगर बफर प्रॉपरली मैनेज नहीं किया जाए तो इनएफिशिएंसीज और पोटेंशियल बॉटलनेक्स हो सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे डबल बफरिंग क्या होता है। दो बफर यूज़ किए जाते हैं डेटा ट्रांसफ़र हैंडल करने के लिए, जिसमें एक बफर फिल होता है जब दूसरा बफर प्रोसेस हो रहा होता है। इसके ऑपरेशन है: जब एक बफर आईओ ऑपरेशन के लिए यूज़ होता है, दूसरा बफर नेक्स्ट डेटा सेट प्रिपेयर कर रहा होता है। ये ओवरलैप आइडियली टाइम को रिड्यूस करता है और थ्रू आउटपुट इम्प्रूव करता है। ठीक है, थ्रूपुट इम्प्रूव करता है। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज की। आईओ ऑपरेशन से एसोसिएटेड वेटिंग टाइम को रिड्यूस करता है और ओवरऑल एफिशिएंसी इम्प्रूव करता है। ठीक है, ओवरऑल एफिशिएंसी इम्प्रूव करता है। अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो ज़्यादा मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है और इम्प्लीमेंट करना कॉम्प्लेक्स हो सकता है। बात करते हैं सर्कुलर बफरिंग क्या करता है। सर्कुलर बफरिंग या रिंग बफर, ठीक है, एक टाइप का बफर है। अब सर्कुलर बफरिंग को रिंग बफर भी कहते हैं एज अ सेकेंड नेम। तो या तो उसको सर्कुलर बफर बुलाएं या तो रिंग बफर बुलाएं। ठीक है, एक टाइप का बफर है, इज़ अ टाइप ऑफ बफर। ठीक है, जहाँ बफर के एंड बिगनिंग जहाँ बफर का एंड बिगनिंग से रैप अराउंड करता है, क्रिएटिंग अ सर्कुलर डेटा स्ट्रक्चर, यानी ऐसे अराउंड में रहता है, क्रिएटिंग अ सर्कुलर डेटा स्ट्रक्चर। अब इसका ऑपरेशन क्या है? डेटा कॉन्टिन्यूसली सर्कुलर मैनर में राइट और रीड होता है, जो बफर स्पेस को एफिशिएंटली यूज़ करता है। अब इसके एडवांटेजेस की बात करें, कंटिन्यूस डेटा स्ट्रीम्स के सिनेरियोज़ के लिए एफिशिएंट होता है, जैसे नेटवर्क डेटा या ऑडियो प्रोसेसिंग। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? सिंगल या डबल बफरिंग के कंपैरिजन में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैनेज करना होता है, स्पेशली बफर पोजीशन को ट्रैक करना। ठीक, अब इसके एडवांटेजेस की बात कर देते हैं। तो एडवांटेज ऑफ आईओ बफरिंग है: इम्प्रूव परफॉर्मेंस, रिड्यूस लेटेंसी, प्रिवेंट्स डेटा लॉस और फैसिलिटेट एसिंक्रोनस प्रोसेसिंग। अब इम्प्रूव परफॉर्मेंस में क्या? बफरिंग सीपीयू प्रोसेसिंग के साथ पैरेलल आईओ ऑपरेशन अलाउ करके सिस्टम परफॉर्मेंस और थ्रूपुट को मैक्सिमाइज करता है। रिड्यूसेस लेटेंसी, बफरिंग डिलेज को मिनिमाइज करता है बाय स्मूथिंग आउट स्पीड डिफरेंसेस बिटवीन आईओ डिवाइसेस और सिस्टम। अब प्रिवेंट्स डेटा लॉस की बात करते हैं। बफर्स में टेम्परेरी स्टोरेज से डेटा लॉस प्रिवेंट होता है सडन इंटरप्शंस या डेटा ट्रांसफ़र रेट वेरिएशन की वजह से। अब हम बात करते हैं फैसिलिटेड एसिंक्रोनस प्रोसेसिंग की। एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र को इनेबल करता है, जिससे सीपीयू दूसरे टास्क परफॉर्म कर सकता है जब आईओ ऑपरेशन बफर से हैंडल हो रहे होते हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं आईओ बफरिंग की। तो जैसे डिस्क आईओ ऑपरेशन में डेटा डिस्क से बफर में रीड होता है बिफोर सीपीयू प्रोसेस करता है। ठीक है, बफर डिस्क को अपने पेज पर डेटा रीड करना अलाउ करता है, जबकि सीपीयू दूसरे टास्क पर काम कंटिन्यू कर सकता है या बफर डेटा प्रोसेस कर सकता है। अब हम ये थोड़ा फिगर देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ जो हमारा पहला दिया नो बफरिंग, डेटा जो है वो डायरेक्टली आईओ डिवाइसेस से यूज़र प्रोसेस तक ट्रांसफ़र होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इस ट्रांसफ़र में इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, ये टेक्निक सिंपल है लेकिन इनएफिशिएंट है, क्योंकि कांस्टेंट सीपीयू इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। अब हम बात करते हैं सिंगल बफरिंग क्या करता है। सिंगल बफरिंग देख रहे हैं आप, एक सिंगल बफर डेटा को टेम्परली स्टोर करता है। डेटा आईओ डिवाइसेस दिख रहे हैं, आईओ डिवाइसेस से बफर में ट्रांसफ़र होता है और फिर बफर से यूज़र प्रोसेस तक। ठीक है, ये टेक्निक नो बफरिंग से एफिशिएंट है, नो बफरिंग, लेकिन अगर आईओ डिवाइसेस स्लो हो तो फिर भी इनएफिशिएंट हो सकता है। अब हम बात करते हैं डबल बफरिंग की। दो बफर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, दो बफर यूज़ किए जाते हैं और डेटा स्टोर करने के लिए। जब डेटा एक बफर में ट्रांसफ़र हो रहा होता है, यूज़र प्रोसेस दूसरे बफर से डेटा एक्सेस कर सकता है। ये टेक्निक कॉन्टिन्यूस डेटा ट्रांसफ़र अलाउ करती है और परफॉर्मेंस इम्प्रूव करती है। अब बात करते हैं सर्कुलर बफरिंग की।
सर्कुलर बफर डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। बफर को मल्टीपल फिक्स साइज ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है। डेटा सर्कुलर फैशन में, ये देख रहे हैं आप, सर्कुलर फैशन में स्टोर होता है। डेटा सर्कुलर फैशन में बफर में लिख जाता है और यूज़र प्रोसेस बफर से डेटा रीड कर सकते हैं जैसे ही अवेलेबल होता है। ये टेक्निक लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा हैंडल करने के लिए एफिशिएंट है। अब कुछ की पॉइंट्स की बात करते हैं तो आईओ बफरिंग आईओ ऑपरेशन की एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए यूज़ होता है। ये टेम्परेरी डेटा स्टोर करने के लिए बफर यूज़ करती है। बफरिंग टेक्निक का चॉइस एप्लीकेशन के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। अब हम बात करेंगे आगे हमारे डिस्क स्टोरेज एंड डिस्क शेड्यूलिंग में। अब इसकी बात करते हैं तो डिस्क स्टोरेज का मतलब है डिजिटल डेटा को मैग्नेटिक या सॉलिड स्टेट मीडिया में परसिस्टेंटली स्टोर करना। ठीक है, डिस्क स्टोरेज का मतलब है डिजिटल डेटा को मैग्नेटिक या सॉलिड स्टेट में मीडिया में परसिस्टेंटली स्टोर करना। ऐसे कुछ टाइप्स हैं जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव्स। बात करते हैं एक एक करके समझेंगे सबको। अब स्टार्टिंग करते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होता है। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं जिनके रोटेटिंग प्लेटर्स होते हैं। ठीक है, अब सॉलिड स्टेट ड्राइव क्या होते हैं। फ्लैश मेमोरी बेस्ड स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं जिनमें मूविंग पार्ट्स, ठीक है, मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं। अब इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं। प्लेटर्स, रीड राइट हेड्स, स्पिंडल। प्लेटर्स क्या है, डिस्क सर्फेसेस जो डेटा स्टोर करती है, और रीड राइट हेड्स क्या करता है, कंपोनेंट्स जो प्लेटर से डेटा रीड और राइट करते हैं। स्पिंडल क्या करता है, मोटर जो प्लेटर्स को रोटेट करती है। अब हम बात करते हैं डिस्क शेड्यूलिंग क्या करता है। ठीक है, डिस्क शेड्यूलिंग एक प्रोसेस है जो डिस्क आईओ रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने का ऑर्डर मैनेज करता है ताकि परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज हो सके। ठीक है, कुछ कॉमन एल्गोरिदम जैसे FCFS यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व रिक्वेस्ट को उनके अराइवल ऑर्डर में प्रोसेस करता है। शॉर्टेज सीक टाइम फर्स्ट यानी SSTF रिक्वेस्ट को चूज़ करता है जिसका सीक टाइम सबसे शॉर्टेस्ट होता है। स्कैन डिस्क आर्म को एक डायरेक्शन में मूव करता है, रिक्वेस्ट को सर्विस करता है जब तक एंड तक नहीं पहुंचता, फिर डायरेक्शन रिवर्स करता है। सी स्कैन क्या होता है, यानी सर्कुलर स्कैन। डिस्क आर्म को एक डायरेक्शन में मूव करता है लेकिन डायरेक्शन रिवर्स किए बिना बिगिनिंग पर वापस चला जाता है। और लुक क्या करता है, स्कैन की तरह, लेकिन आर्म सिर्फ लास्ट रिक्वेस्ट तक ही जाती है बिफोर डायरेक्शन रिवर्स करता है। सी लुक क्या करता है, सी स्कैन की तरह लेकिन सिर्फ एक डायरेक्शन में लास्ट रिक्वेस्ट तक ही जाती है बिफोर बिगिनिंग पर वापस जंप करता है। अब हम बात करते हैं रेड। ये एग्ज़ाम में भी या फिक्स है कि रेड आना ही आना है। रेड एक क्वेश्चन फिक्स होता है, व्हाट इज़ रेड एंड व्हाट इज़ द लेवल ऑफ रेड्स। रेड आना ही आना एग्ज़ाम है और फिक्स है। इसको हम थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे और रिपीट भी करेंगे एक बार और। ठीक है, तो रेड हम लोग समझेंगे। तो रेड का फुल फॉर्म होता है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। यह एक डेटा स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी है जो मल्टीपल फिजिकल डिस्क ड्राइव कंपोनेंट्स को एक या ज़्यादा लॉजिकल यूनिट्स में कंबाइन करती है ताकि परफॉर्मेंस, रिडंडेंसी और फॉल्ट टॉलरेंस इंप्रूव हो सके। ठीक, तो रेड क्या होता है, रेड होता है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। यह एक डेटा स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी है जो मल्टीपल फिजिकल डिस्क ड्राइव कंपोनेंट्स को एक या ज़्यादा लॉजिकल यूनिट्स में कंबाइन करती है ताकि परफॉर्मेंस, रिडंडेंसी और फॉल्ट टॉलरेंस इंप्रूव हो सके। अब इसके कुछ लेवल्स हैं वो समझते हैं। पहला लेवल है हमारा रेड 0 जिसको हम लोग स्ट्रिपिंग कहते हैं। अब इसका डिस्क्रिप्शन समझते हैं आखिर मतलब क्या है। डेटा को ब्लॉक्स में स्प्लिट करके मल्टीपल ड्राइव्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, इसके एडवांटेज हैं साइमल्टेनियस रीड और राइट ऑपरेशन की वजह से परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो नो रिडंडेंसी, एक ड्राइव फेलियर पर डेटा लॉस हो जाता है। ठीक, रेड 0 मतलब स्ट्रिपिंग। ठीक है, और डेटा को ब्लॉक्स में स्प्लिट करके एक मल्टीपल डिवाइस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसका एडवांटेज है साइमल्टेनियस रीड और राइट ऑपरेशन की वजह से परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। और डिसएडवांटेज है नो रिडंडेंसी, एक ड्राइव फेलियर पर सीधा डेटा लॉस हो जाता है। अब बात करते हैं रेड 1 यानी मिररिंग। डेटा को 2 या ज़्यादा ड्राइव पर डुप्लीकेट किया जाता है। ठीक है, अब इसका एडवांटेज है रिडंडेंसी प्रोवाइड करता है और रीड परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है। ठीक, डिसएडवांटेज की बात करें तो डबल स्टोरेज कैपेसिटी की ज़रूरत। ठीक है, डबल स्टोरेज कैपेसिटी की ज़रूरत होती है, राइट परफॉर्मेंस लो हो सकती है। अब बात करते हैं रेड 5 यानी स्ट्रिपिंग विथ पैरिटी। ठीक,
स्ट्रिपिंग विद पैरिटी, डेटा और पैरिटी यानी एरर चेकिंग इन्फॉर्मेशन। पैरिटी का मतलब है एरर चेकिंग इन्फॉर्मेशन को 3 या ज़्यादा ड्राइव्स में स्ट्राइप किया जाता है। ठीक है, एडवांटेज क्या है? परफॉर्मेंस, रिडंडेंसी और स्टोरेज एफिशिएंसी का बैलेंस बनाता है। डिसएडवांटेज क्या है? पैरिटी कैलकुलेशन की वजह से राइट ऑपरेशन स्लो होती है, सिंगल ड्राइव फेलियर से रिकवरी पॉसिबल है पर टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। ठीक है, अब रेड 6 की बात करें तो स्ट्रिपिंग विद डबल पैरिटी, रेड 5 की तरह। ठीक है, रेड 5 की तरह लेकिन डबल पैरिटी ब्लॉक्स ड्राइव्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। इसके एडवांटेज ये है कि 2 ड्राइव्स का फेलियर को टॉलरेट कर सकता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? पैरिटी कैलकुलेशन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है इसलिए राइट परफॉर्मेंस लोअर होती है। अब हम बात करेंगे रेड 10 यानी 1+0, मिररिंग प्लस स्ट्रिपिंग। रेड 1 और रेड 0 को कंबाइन करता है, डेटा को मिरर और फिर स्ट्राइप किया जाता है मल्टीपल ड्राइव्स में। अब एडवांटेज क्या है? हाई परफॉर्मेंस और रिडंडेंसी दोनों प्रोवाइड करता है। डिसएडवांटेज क्या है? मिनिमम 4 ड्राइव्स की ज़रूरत होती है और मिररिंग की वजह से हायर कॉस्ट होती है। अब रेड 50 बोलते हैं यानी रेड 5+0। ठीक है, स्ट्रिपिंग विद पैरिटी एंड स्ट्रिपिंग। ठीक है, रेड 5 और रेड 0 को कंबाइन करता है, डेटा को रेड 5 एरर्स के अक्रॉस स्ट्राइप किया जाता है। एडवांटेज क्या है? रेड 5 से बेटर परफॉर्मेंस और रिडंडेंसी प्रोवाइड करता है। डिसएडवांटेज क्या है? ज़्यादा ड्राइव्स की ज़रूरत होती है और मैनेजमेंट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। अब रेड 60 की बात करें, 6+0 यानी स्ट्रिपिंग विद डबल पैरिटी एंड स्ट्रिपिंग। रेड 6 और रेड 0 को कंबाइन करता है, डेटा को रेड 6 एरर्स के क्रॉस स्ट्रिप किया जाता है। एडवांटेज क्या? हाई रिडंडेंसी और परफॉर्मेंस ऑफर करता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो हायर कॉस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी होती है। अब एडवांटेज ऑफ रेड्स, अब रेड के कुछ एडवांटेज देखते हैं। इम्प्रूव परफॉर्मेंस, इंक्रीज रिलायबिलिटी और फॉल्ट टॉलरेंस। एक एक करके समझते हैं। इम्प्रूव परफॉर्मेंस कैसे? मल्टीपल डिस्क के अक्रॉस डेटा डिस्ट्रीब्यूट करने से रीड और राइट स्पीड इन्हेंस होती है। दूसरी बात, इंक्रीज रिलायबिलिटी क्या? रिडंडेंसी, जैसे रेड 1, 5 और 6 में ड्राइव फेलियर की वजह से डेटा लॉस से प्रोटेक्ट करता है। फॉल्ट टॉलरेंस, रेड फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड करता है, इंश्योरिंग सिस्टम अवेलेबिलिटी इवन इफ अ ड्राइव फेल्स। अब कुछ डिसएडवांटेज हैं रेड जी के, उनको समझते हैं। जैसे कॉस्ट, हायर रेड लेवल्स स्पेशली विद रिडंडेंसी को ज़्यादा डिस्क की ज़रूरत होती है जो कॉस्ट को इंक्रीज करता है। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्सिटी क्या है भाई इसकी परेशानी? रेड कॉन्फ़िगरेशन सेटअप और मैनेज करना कॉम्प्लेक्स हो सकता है, पर्टिकुलरली हायर रेड लेवल्स के साथ। परफॉर्मेंस ओवरहेड, कुछ रेड लेवल जिसमें पैरिटी होती है, राइट परफॉर्मेंस लो हो सकती है ड्यू टू पैरिटी कैलकुलेशन। तो ये रेड के लेवल्स हैं, मैंने बहुत शॉर्ट में इसको एक बार लिख के दिया है। तो लेवल 0 में नो रिडंडेंट स्ट्रिपिंग, लेवल 1 में मिरर डिस्क, लेवल 2 में मेमोरी स्टाइल एरर करेक्टिंग कोड, लेवल 3 में बिट इंटरलीव पैरिटी, लेवल 4 ब्लॉक इंटरलीव पैरिटी। ये कीवर्ड्स अगर आप लिख देंगे तो आपको ये जो लेवल्स हैं आपको समझने में बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब हम आ गए हमारे सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर में, फाइल सिस्टम में। आखिर बात करते हैं फाइल सिस्टम होता क्या है। तो फाइल सिस्टम एक तरह का सॉफ्टवेयर लेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम और स्टोरेज डिवाइस के बीच में डेटा को ऑर्गेनाइज और मैनेज करता है। इसका मेन काम डेटा को स्टोर करना, ऑर्गेनाइज करना और एक्सेस करना होता है। ठीक है, यह फाइल और डायरेक्टरीज को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके कुछ कुछ की पॉइंट्स हैं। ठीक है, फाइल सिस्टम एक सिस्टम होता है जो डिजिटल डेटा को ऑर्गेनाइज करता है, जैसे कि फाइल और डायरेक्टरीज को मैनेज करना, उन्हें स्टोर करना और रिट्रीव करना। अब इसके कुछ जैसे टाइप्स भी होते हैं, जैसे FAT यानी फाइल एलोकेशन टेबल। पुराना फाइल सिस्टम जो सिंपल और इजी टू यूज़ है मगर मॉडर्न फीचर्स को सपोर्ट नहीं करता। NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज़ होता है। यह एडवांस फीचर जैसे फाइल परमिशन और इंक्रिप्शन सपोर्ट करता है। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ एक्सटेंड फाइल सिस्टम यानी EXT4, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है। यह हाई परफॉर्मेंस और लार्ज फाइल सपोर्ट के लिए यूज़ होता है। HFS मतलब हिरार्कियल फाइल सिस्टम प्लस, मैक ओएस और एक्स के लिए ये फाइल मैनेजमेंट और डेटा ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट करते हैं। फंक्शन, फाइल स्टोरेज, फाइल ऑर्गेनाइजेशन, फाइल एक्सेस, फाइल मैनेजमेंट। ठीक है, अब हम आ गए हमारे पहले टॉपिक फाइल कॉन्सेप्ट। ये क्या होता है? फाइल एक कलेक्शन होता है रिलेटेड डेटा को जो एक स्टोरेज मीडियम पर स्टोर किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा एक सिंगल यूनिट के रूप में ट्रीट किया जाता है। ठीक है, अब कुछ उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जैसे नेम, टाइप, साइज, क्रिएशन डेट, मॉडिफिकेशन डेट और परमिशन। नेम क्या है? फाइल का आइडेंटिफायर होता है जिससे फाइल को रिफरेंस किया जाता है। अब इसके टाइप,
फाइल के कंटेंट या फॉर्मेट को स्पेसिफाई करता है, जैसे कि टेक्स्ट और बाइनरी। साइज़ की बात करते हैं तो फाइल कितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है स्टोरेज मीडिया पे। क्रिएशन डेट, फाइल कब क्रिएट हुई थी, इसका डेट और टाइम। मॉडिफिकेशन डेट, फाइल को लास्ट कब मॉडिफाई किया गया था, इसका डेट और टाइम। और परमिशंस, एक्सेस कंट्रोल सेटिंग डिटरमिनिंग, यानी एक्सेस कंट्रोल सेटिंग जो डिटरमाइन करती है कि कौन फाइल को रीड, राइट, एग्जीक्यूट कर सकता है। अब फाइल के स्ट्रक्चर यानी फाइल हेडर, फाइल डेटा, फाइल फूटर। फाइल हेडर यानी टॉप ऑफ द फाइल, फाइल के मेटा डेटा को कंटेन करता है, जैसे साइज, टाइप। और फाइल डेटा यानी फाइल का एक्चुअल कंटेंट। फाइल फूटर या ये तो ऑप्शनल होता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन या मार्कर्स जो फाइल इंटीग्रिटी के लिए हो सकते हैं। अब फाइल के कुछ ऑपरेशन भी होते हैं, जैसे क्रिएशन, ओपनिंग, रीडिंग, राइटिंग, क्लोजिंग, डिलीशन। क्रिएशन, फाइल सिस्टम में एक नई फाइल बनाना। ओपनिंग, एग्जिस्टिंग फाइल को एक्सेस करना और रीडिंग या राइटिंग। रीडिंग, फाइल से डेटा रिट्रीव करना। राइटिंग, फाइल को या मॉडिफाई या न्यू डेटा ऐड करना। क्लोजिंग, फाइल एक्सेस को फाइनलाइज करना और मेटा डेटा अपडेट कर देना। डिलीशन, फाइल को फाइल सिस्टम से रिमूव करना। अब फाइल के कुछ टाइप्स भी होते हैं, जैसे टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल। ठीक है, टेक्स्ट फाइल का ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर्स को कंटेन करता है, जैसे .txt, .csv। और बाइनरी फाइल्स नॉन टेक्स्ट डेटा जो मशीन रीडेबल होता है, जैसे .exe और .jpg। और फिर बात करते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल्स क्या होते हैं। प्रोग्राम्स या स्क्रिप्ट्स को कंटेन करती है जो एग्जीक्यूट किया जा सकता है, जैसे .exe और .sh। डेटा फाइल्स क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ होती है, जैसे .dat, .xml। अब हम आ गए फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सेस मैकेनिज्म। तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। तो कई तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे सीक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। डेटा को लीनियर सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज किया जाता है, रिकॉर्ड्स एक के बाद एक स्टोर होते हैं। एक्सेस, रिकॉर्ड्स को ऑर्डर में रीड करना पड़ता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। अब डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी रैंडम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, रिकॉर्ड्स को स्पेसिफिक लोकेशन पे स्टोर किया जाता है, जिससे डायरेक्ट एक्सेस पॉसिबल होता है बेस्ड ऑन अ की। एक्सेस कैसे किया जाएगा, रिकॉर्ड्स को इंडेक्स या हैशिंग मेथड्स के थ्रू जल्दी रिट्रीव किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इंडेक्स ऑर्गेनाइजेशन की। एक इंडेक्स यूज़ किया जाता है जो कीज़ को रिकॉर्ड लोकेशन से मैप करता है, इससे फास्टर सर्चेस पॉसिबल होते हैं। एक्सेस कैसे करेंगे, पहले इंडेक्स को सर्च करके रिकॉर्ड्स तक जल्दी एक्सेस मिलता है। अब हम बात करते हैं हैश ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो हैश फंक्शन यूज़ होता है जो कि इसको रिकॉर्ड लोकेशन पे मैप करता है और कोलिजन को मिनिमाइज करता है। इसको एक्सेस कैसे करते हैं, डेटा को हैश की वैल्यू के बेस पे एफिशिएंटली रिट्रीव किया जा सकता है। अब एक्सेस मैकेनिज्म की बात करते हैं कुछ। तो सिक्वेंशली एक्सेस किया जाता है, रैंडमली और इंडेक्स। ठीक है, अब हम बात करें फाइल डायरेक्टरीज एंड फाइल शेयरिंग की। ठीक है, तो फाइल डायरेक्टरीज होता क्या है, डायरेक्टरी या फोल्डर एक स्पेशल फाइल होती है जो दूसरे फाइल्स और डायरेक्टरीज के रेफरेंस को कंटेन करती है, जिससे हियरार्किकल स्ट्रक्चर मिलता है डेटा ऑर्गेनाइज करने के लिए। उसके टाइप्स होते हैं, जैसे रूट डायरेक्टरी, ठीक है, सब डायरेक्टरीज, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, रूट डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी क्या, फाइल सिस्टम हियरार्की का टॉप लेवल डायरेक्टरी। और सब डायरेक्टरीज मतलब दूसरे डायरेक्टरीज के अंदर कंटेन डायरेक्टरीज होती हैं जो नेस्टेड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अलाउ करती हैं। अब कुछ स्ट्रक्चर हो जैसे ट्री स्ट्रक्चर और पाथ नेम्स, डायरेक्टरी ऑपरेशन, क्रिएशन, डिलीशन, लिस्टिंग, रिमेनिंग। अब फाइल शेयरिंग। ठीक है, अब बात करते हैं फाइल शेयरिंग का क्या होता है। तो मल्टीपल यूज़र या प्रोसेसर्स को सेम फाइल या डायरेक्टरी को एक्सेस और यूज़ करने का प्रैक्टिस। अब उसके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे हम लोग पहले ही समझ गए NFT, यानी NFT नहीं, NFS, नेटवर्क फाइल शेयरिंग, एक्सेसिंग फाइल्स ओवर अ नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क फाइल शेयरिंग और लोकल फाइल शेयरिंग, परमिशन, रीड राइट, और फिर फाइल लॉकिंग। और फिर हम लोग समझेंगे फाइल सिस्टम एंड मैनिपुलेशन। कॉन्टिजियस एलोकेशन क्या होता है, फाइल्स को कॉन्टिजियस ब्लॉक्स में स्टोर किया जाता है जो फ्रेगमेंटेशन को मिनिमाइज करता है लेकिन एलोकेशन इशूज़ क्रिएट कर सकता है। लिंक्ड एलोकेशन क्या होता है, फाइल्स को नॉन कॉन्टिजियस ब्लॉक्स में स्टोर किया जाता है जो पॉइंटर्स यानी पॉइंटर्स के थ्रू लिंक्ड होते हैं। फ्रेगमेंटेशन को रिड्यूस करता है लेकिन एक्सेस टाइम बढ़ा सकता है। ठीक है, और ये कुछ फाइल सिस्टम कंसिस्टेंसी हैं, फाइल सिस्टम परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी, और ये कुछ फाइल सिस्टम प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी है। ठीक है, और सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन जिसमें डिफाइन करती है कि फ़ाइल को कौन रीड, राइट या एग्जीक्यूट कर सकता है। ये कुछ एक्सेस कंट्रोल, ओनरशिप। ठीक है,
बैकअप एंड रिकवरी। और चलिए ये थोड़ा फ्लो चार्ट देख लें कि फ्लो चार्ट हमसे कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो फ्लो चार्ट हम लोग देखेंगे, यहाँ एप्लीकेशन प्रोग्राम है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो यूज़र यूज़ करता है, जैसे वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउज़र एक्सेट्रा। ये फाइल सिस्टम को यूज़ करके डेटा को मैनेज करती है। अब ये लॉजिकल फाइल सिस्टम क्या है? ये लेयर एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू प्रोवाइड करता है फाइल्स और डायरेक्टरीज। ये लॉजिकल फाइल सिस्टम जो है ये एक लेयर एब्स्ट्रैक्ट प्रोवाइड करता है फाइल्स और डायरेक्टरीज के बिना अंडरलाइन स्टोरेज डिवाइसेस के। यह फाइल नेमिंग, क्रिएशन, डिलीशन और फाइल रिलेटेड ऑपरेशन हैंडल करती है। अब बात करते हैं फाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल की। ये मॉड्यूल फाइल्स का फिजिकल स्टोरेज मैनेज करता है डिस्क पर, जिसमें डिस्क ब्लॉक, ये लोकेशन, फ्री स्पेस मैनेजमेंट और डायरेक्टरी स्ट्रक्चर शामिल है। अब बात करेंगे बेसिक फाइल सिस्टम क्या है। यह लेयर डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करती है, डेटा को डिस्क ब्लॉक्स में रीड और राइट करने के फंक्शन प्रोवाइड करती है। आईओ कंट्रोल क्या है? यह कंपोनेंट ऑपरेटिंग सिस्टम और फिजिकल डिवाइसेस जैसे हार्ड ड्राइव, एसएसडीज एक्सेट्रा के बीच कम्युनिकेशन हैंडल करती है। डिवाइसेस क्या है? ये फिजिकल स्टोरेज डिवाइसेस हैं जहां डेटा अल्टीमेटली स्टोर होता है। ठीक है, अभी जो डेटा जो फ्लो हो रहा है, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम से लॉजिकल फाइल सिस्टम, फिर फाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल, बेसिक फाइल सिस्टम, आईओ कंट्रोल, फिर डिवाइसेस। ठीक है, ओवरऑल इमेज फाइल सिस्टम के हायरार्किकल स्ट्रक्चर को इलस्ट्रेट करता है, दिखाता है कि कैसे डिफरेंट लेयर इंटरेक्ट करते हैं फाइल्स और डेटा स्टोरेज को मैनेज करते हैं। ठीक है, अब आ गए हम लोग ये देख रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइल सिस्टम और ये फाइल्स हैं। ठीक है, आते जाते यानी दोनों रो बनाए गए हैं। और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बात करते हैं तो पहला आएगा हमारा आईओ बफरिंग और उसके टाइप्स। ठीक है, आप इसको 7 नंबर में ऐसे एकदम अच्छे से डिस्क्राइब कर देंगे तो आपको 7 मार्क्स मिल जाएंगे, या 4 या 5 मार्क्स मिल जाएंगे। और फिर रेट के लिए आना ही आना है, रेट फिक्स है। ठीक है, और फिर इसके बाद फाइल सिस्टम प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं एग्जाम में। तो ये चैप्टर 5 में हम लोग सारे टॉपिक्स एकदम टू द सिलेबस एकदम अच्छे से कवर किए हैं, फिर डायग्रामेटिकली एंड रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ डिस्कस किए हैं। तो ये रहा हमारा चैप्टर 5 ऑपरेटिंग सिस्टम का डिस्कस हो चुका है, और लगभग हमने सारे चैप्टर्स का वन शॉट वीडियो बना दिया है। और एग्ज़ाम के पहले आप पूरा 1 to 5 चैप्टर्स के वन शॉट देख के जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि उससे बाहर कहीं पूछेगा। So till then, keep learning and keep watching the iTech World, or best of luck for your exam. Thank you.